चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज का दिन मंगल हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, मंगलमय हो, क्योंकि कल इस एक्सपायरी वीक की कमजोर शुरुआत हुई है। 3/4% से ज्यादा का दबाव और इनफैक्ट बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट वो प्रेशर अब माउंट होता हुआ जैसे से हम एक्सपायरी के करीब जाते हुए नजर आएंगे। अरे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, वेडनेसडे इधर करते मंडे इधर करते तो फील ज्यादा था, लेकिन ठीक है। ये प्रेशर धीरे धीरे जो माउंट हो रहा है वो ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर सामने प्रेजेंट कर रखा है। तो ऐसे में अब क्या अप्रोच रहेगा? ये जो हल्का बहुत हरियाली एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, इस पे कितना भरोसा करा जाए, इस पे डिटेल पे आता हूं, मार्केट्स पे लौटता हूं। पहले एक क्यूजी ले आता हूं स्क्रीन पे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 45 अंक की हल्की मजबूती के साथ हम लोग आज मंगलवार के दिन शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। कल के उस प्रेशर से कुछ हद तक उभरने की तैयारी और धीरे धीरे हर टिक के साथ थोड़ा सी मजबूती बढ़ने की कोशिश होती हुई। हुआ क्या? यूएस में कल मिला जुला कामकाज था, बहुत फ्लैट लाइन के आसपास डाउ में कामकाज। इनफैक्ट डाउ तो एकदम फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया, महज 45 अंक की हल्की कमजोरी के साथ। पर बाकी पॉकेट्स में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा था। कोई एसएनपी 3/4% से ज्यादा का दबाव, कोई नैस्डैक 1% प्लस की कमजोरी के साथ कल कामकाज करता हुआ नजर आया। आज सुबह के फ्यूचर्स वापस थोड़े से इन ग्रीन नजर आएंगे। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर रख देता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको कहां छोड़ा था और कहां इस समय खड़े हुए हैं। कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे 1/3 से 3/4% फ्यूचर्स दबाव में थे, तो डाउ तो उतना गिरा ही नहीं। तो डाउ जहां छोड़ा था उससे ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, पर नैस्डैक एसएनपी जहां छोड़े थे उसके आसपास या उससे नीचे स्लिप होते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। तो ऐसे ही जैसा मूड है वैसे ही फ्लेवर पूरा एशिया रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल मिला जुला कंसोलिडेशन का मूड, फ्लैट लाइन के आसपास अक्रॉस एशिया कामकाज, और ऐसे ही मूड एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शाता हुआ। ऐसे में ग्लोबली पिक्चर है कैसी? ये कंसोलिडेशन किसी डाउ में, वीकनेस किसी नैस्डैक में, पीछे की स्टोरी क्या है, चल क्या रहा है, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और दो हिस्सों में इसको देखेंगे। आज मैं यूएस से पहले चाइना की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि चाइना में ज़्यादा डेवलपमेंट था और फिर यूएस भी आपको बताते हैं। चाइना में क्या हुआ, दो घटनाएं हुई। एक तो वहाँ पे एक बहुत ही उनका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, गंजाऊ बोलेंगे उसको, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक लगा दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस 5 दिन के लिए कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा, बीजिंग में उन्होंने क्या किया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा? नहीं, लॉकडाउन है सर, और बीजिंग में भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तो ये चूंकि उन्होंने बहुत जगहों पे जीरो कोविड पॉलिसी को कभी लूज़ करते फिर टाइट करते फिर लूज करते, तो उसकी वजह से वहाँ पे कन्फ्यूजन सी स्थिति हो गई कि रिलेक्टेंसी आ गई, लोग काम ही नहीं करते, पता नहीं कल क्या नियम बन जाए। उसका असर दिख रहा है वहाँ पे कि आपके जो मेटल प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं कल, इसी खबर के चलते। क्रूड की डिमांड वहाँ लगातार गिरी, अब तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही वो। तो उसकी वजह से इनके लिस्टेड स्टॉक, जो चाइना के लिस्टेड स्टॉक यूएस में थे, 3-4-5% तक वो सारे गिर गए। तो एक बड़ा कंसर्न कल खबर यहाँ से निकल रही थी। दूसरी खबर जो क्रूड वाली भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो एक पता नहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहाँ से ये खबर लग गई कि ओपेक ये सोच रहा है कि हम 5 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, इसलिए बढ़ा देंगे कि 5 तारीख से कैप लग रहा है, तो वो गैप जो होगा उसको हम फिल कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। खंडन यूएई की तरफ से भी आया, सऊदी अरब की तरफ से भी आया। तो क्रूड जो अभी चार्ट आप देख रहे थे ना, वो एकदम से बाउंस बैक करिए। देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, क्रूड को जो लोग ट्रैक कर रहे हैं या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्रूड एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। ये डिमांड सप्लाई पे बिल्कुल नहीं चलती है। ये भूल जाइए कि डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। शेख जो चाहता है वो तय होता है कि कितना क्रूड मार्केट में आएगा और किस प्राइस पे वो बिकेगा। इसलिए इस कमोडिटी को आप वैसे ही समझिए, वो लोग तय करते हैं कि मार्केट में कितना ऑयल जाना है। बल्कि उस एफटी उस खबर के अगेंस्ट में खबर ये आई कि हम तो मार्केट में इंटरवन करने की सोच रहे हैं कि अगर हमको प्राइस स्टेबलाइज करना है तो हमको हो सकता है मैं प्रोडक्शन कट करूं। तो इसलिए क्रूड के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल और ये पावर से रिलेटेड कमोडिटी है। इसका प्राइस से, इसका सप्लाई से, इसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए ना, 6% गिरा, 6% ऊपर, अभी $88 पे चल रहा है। तो क्रूड जो है ना, इसलिए कल बहुत बड़ा मोमेंटम था। तीसरी चीज़ जो यूएस में कल थी, यूएस में पुरानी खबरें थी फेड की और इधर की, फेड मिनट्स के हम वेट कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में कल बड़ी तेज़ गिरावट। आपने देखा बिटकॉइन 15,000 के करीब या उससे नीचे आ गया, इथर गिर गया, डॉजी कॉइन 12% गिर गया है। एक एक्सचेंज है वहाँ पे जेनेसिस करके, जो डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उसने कहा मैं बैंकरप्सी में जाऊँगा, मुझे $1 बिलियन चाहिए तुरंत। अब वो आप स्पाइरल उससे जोड़िए कि FTX में क्या हुआ,
बाइनेंस ने नहीं लिया, खरीदा, डील कम हुई। तो जो क्रिप्टो मार्केट है ना, वो यूएस मार्केट को और दिक्कत में डाल रही है। मैंने आपसे लोगों से कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि वहाँ के 100 पेंशन फंड ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने जो पीछे प्रॉमिस कर रखा है कि आपको इतना रिटर्न देंगे, आपकी पेंशन ऐसे चलेगी, वो कहाँ से देंगे, क्योंकि ये बिटकॉइन तो पूरा कोलैप्स हो गया है, क्रिप्टो पूरा कोलैप्स हो गया है। तो ये जो नई खबर निकल के आ रही, जेनेसिस डिफ़ॉल्ट कर सकता है, वो जाना चाहते हैं उसमें बैंकरप्सी में, ये एक और नई समस्या वहाँ खड़ी हो रही है। आगे कैसे पैन आउट होगी इसमें देखना होगा। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो तमाम खबरें थी जो कल मूड और सेंटीमेंट तय करती, इसीलिए देखिए कल नैस्डैक गिरा 1%, डाउ अभी भी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है, गिरने के बावजूद कम गिर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन आईटी वाले, टेक्नोलॉजी वाले, इस तरह के स्टॉक्स में कोई रिस्पाइट नहीं है। किसी ने बताया नहीं उनको कि पैसा कमाना तो इंडिया में लगाओ? बताया तो अब उनको समझ में आ रहा धीरे धीरे कि कंजर्वेटिव होना बहुत बार अच्छा होता है। ठीक है, कल का सेशन फिर आपकी स्क्रीन्स पे, और वहां पे वो बेसिकली ग्रोथ स्टॉक्स पिट रहे थे, डिफेंसिव जैसे कि हेल्थ केयर, यूटिलिटीज में अच्छा उछाल था, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत